नमस्कार। सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी कि न्यायालय का अधिकार क्षेत्र। और न्याय अधिकार क्षेत्र में जो पॉइंट हम लोग कवर करेंगे आज वो है क्षेत्र, यानी कि क्षेत्राधिकार, यानी किस किस क्षेत्र में न्यायालय का अधिकार है उससे संबंधित पॉइंट को आज कवर करेंगे, खासकर सेक्शन 20 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज टॉपिक को बढ़ाने से पहले ये देखते हैं कि सिविल प्रोसीजर कोड यानी दीवानी प्रक्रिया संहिता में कौन कौन से क्षेत्राधिकार न्यायालय के पास है। तो फ्रेंड, सिविल प्रोसीजर कोड में 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार दिए गए हैं। पहला है पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शंस, यानी कि धन संबंधी अधिकार क्षेत्र, जो कि सेक्शन 6 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड में दिया गया है। दूसरा है आपका सब्जेक्ट मैटर, यानी कि विषय वस्तु, जो कि सेक्शन 9 में ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड में बताया गया है कि कौन कौन से मामले सिविल नेचर के होंगे, दीवानी मामले होंगे, वो सेक्शन 9 में डिफाइन किया गया। और तीसरी प्रकार का जो है वो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शंस, यानी कि क्षेत्र से संबंधित अधिकार क्षेत्र। ठीक है, यानी कि सेक्शन 15 से लेकर के सेक्शन 20 में जो है वो दिया गया है कि अगर कोई बात लाना है तो किस न्यायालय में उसे फाइल किया जाएगा, वो क्षेत्र के हिसाब से, यानी कि एरिया या टेरिटोरियल के हिसाब से वो डिफाइन होता है कि किस न्यायालय में उस बात को दाखिल किया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 20 से संबंधित मामले को देखते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड, सेक्शन 20 में जो है एक जनरल प्रोविजन है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी कि अगर कोई वाद फाइल करना है तो सिर्फ 2 प्रकार से फाइल होती है कि यानी पहला कि डिफेंडेंट जहां पर एक्चुअली रिसाइड कर रहा है वो, और दूसरा डिफेंडेंट या तो पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, व्यक्तिगत रूप से कोई लाभ का काम कर रहा है, या तीसरा जहाँ पर वो बिजनेस कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर रिवाइज करें तो यानी प्रतिवादी जहाँ पर एक्चुअली वास्तविक रूप से या स्वेच्छा से वॉलंटरी रिसाइड्स कर रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा, जहाँ पर पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, व्यक्तिगत रूप से कोई लाभ का कोई काम कर रहा है, या तीसरा जहाँ पर वो कोई बिजनेस कर रहा है। ये 3 जगह पे ही ऐसे कोई भी बात जब लाई जाती है तो ऐसे प्रतिवादी के क्षेत्र में लाया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 20 के उन कुछ एग्जाम्पल्स के पे कि अगर कोई बात अगर ऐसा आता है तो वहाँ कहाँ फाइल हो। जैसे कि सबसे पहला ये है कि अगर कोई रेस्ट्रिक्शन ऑफ कन्जुगल राइट्स, यानी कि सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कोई रेस्ट्रिक्शन ऑफ कन्जुगल राइट्स, यानी कि दाम्पत्य अधिकार की पुनर्स्थापना से संबंधित कोई बात लेकर के आता है तो वो कहाँ पर फाइल होगा। तो वो 3 जगह फाइल होता है, जहाँ पर पति पहले रहा हो, या जहाँ पत्नी रह रही हो पिटीशन फाइल करने के दौरान, या जहाँ पर दोनों पति पत्नी पिछले बार रहे हो, यानी कि पिटीशन फाइल होने से पहले जहाँ पर या तो पत्नी रह रही हो, पति रह रहा हो, या पति पत्नी आखिरी बार रह रहे हो, उस जगह पे जो है ये एप्लीकेशन मूव की जाती है। दूसरा है सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अचल संपत्ति से संबंधित कोई अगर वाद है तो वो कहाँ फाइल होगा। तो वो 2 जगह फाइल होता है, जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएट है, स्थापित है वहाँ पर, या वहाँ फाइल होता है जहाँ पर प्रतिवादी एक्चुअली वॉलंटरी रिसाइड्स, स्वेच्छा से या वास्तविक रह रहा हो, या दूसरा डिफेंडेंट जहाँ पर पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, और कैश ऑन बिजनेस जहाँ पर व्यवसाय कर रहा हो या लाभ से संबंधित कोई व्यक्तिगत कोई कार्य कर रहा हो, तो सिर्फ वहाँ पर फाइल होता है। तीसरा जो टॉपिक है वो है कि सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, यानी कि बौद्धिक संपदा से संबंधित कोई अधिकार है, जैसे कॉपीराइट है, पेटेंट राइट है, ट्रेडमार्क है, गुडविल है, इससे संबंधित विवाद है, कोई वायलेशन हो गया है, तो फिर ऐसी बात कहाँ पर फाइल होगी। तो ऐसे जगह पे ऐसे मामलों में वहाँ पर फाइल होता है जहाँ पर कोई डिफेंडेंट जहाँ पर रह रहा हो, या पर्सनली वर्क्स फॉर गेन और कैश ऑन बिजनेस, एक ग्राउंड ये है। दूसरा, जहाँ पर ये इसका उल्लंघन हुआ है,
जिस जगह पे ऐसा बौद्धिक संपदा से संबंधित अधिकार का उल्लंघन हुआ है उस जगह में फाइल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि कस्टडी ऑफ वर्ड्स, यानी किसी बच्चे की कस्टडी लेने की बात है तो फिर ऐसा एप्लीकेशन या सूट कहाँ फाइल होगा? तो ऐसे जगह पे सूट वहाँ फाइल होता है जहाँ पर पिछले बार बच्चे को हटाया गया था, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ पर डिफेंडेंट कोई एक्चुअली वॉलंटरी डिसाइड्स कैरियर्स ऑन बिजनेस और पर्सनल लॉस को केयर, उन जगह पे ही कहीं ना कहीं वाद को दाखिल करना पड़ेगा, कहीं अन्य जगह पे वाद दाखिल नहीं कर सकते। ठीक, फिर है आपका एजेंसी संबंधित यानी अभिकरण। ठीक, मान लीजिए अभिकरण जो कि सेक्शन 182 में दिया हुआ है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, कि अगर अभिकर्ता और प्रिंसिपल ये जो मालिक है उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो है धन से संबंधित, अकाउंट से संबंधित कोई विवाद अगर हो जाता है तो ऐसे मामले में वाद कहाँ पर लाया जाएगा? तो ऐसे मामले जो अभिकरण का मामला है उसमें जो अभिकर्ता है वो वहाँ पर सूट लाएगा जहाँ पर ये अभिकरण से संबंधित जो संविदा है वो हुई है, यानी कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ है यानी साइन हुआ है, पहली जगह। दूसरी जगह, जहाँ पर ऐसा अकाउंट का पेमेंट हुआ है या रिसीव किया जा रहा है उस जगह पे। या तीसरी जगह जो है वो है कि जहाँ पर ये पेमेंट की गई है यानी एजेंट ने ऐसा जमा किया हुआ है, यानी 3 जगह पे जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में यानी अभिकरण यानी एजेंसी, लॉ एजेंसी क्रिएट हुई है। दूसरा, जहाँ पर आपका अकाउंट का लेन देन हो रहा है, रिसीव हो रही है अकाउंट, या जहाँ पर पेमेंट की गई है, तो 3 जगह पे ही मुकदमा दाखिल हो सकता है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो मेरा है वो है इसी के पार्ट का कि कॉन्ट्रैक्चुअल सूट से संबंधित कोई विवाद है तो वो कहाँ फाइल होगा, यानी कि टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में अगर कोई ऐसा वाद है जो संविदा से उत्पन्न की गई है तो फिर हम उसको कहाँ पर फाइल कर सकते हैं। तो इसको एक प्रॉब्लम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये 2 लोग हैं, वादी और प्रतिवादी। ठीक, वादी जो है ये रिहंद उत्तर प्रदेश में रहता है, प्रतिवादी जो है दिल्ली में रहता है। ठीक, दिल्ली में क्या है, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसका हेड ऑफिस जो रजिस्टर्ड हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। रिहंद उत्तर प्रदेश में वादी जो है एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इससे बनवाना चाहता है प्रतिवादी से। क्या देखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है कि वादी प्रतिवादी से जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके माध्यम से रिहंड में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे पीवीआर, बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट होती है वैसे ही कॉम्प्लेक्स बनवाना चाहता है और उसके लिए संविदा हो भी गया। ठीक, याद रखिएगा कि संविदा जो है वो रिहंड में हुआ है और इस संविदा का पालन भी रिहंड में ही होगा। ठीक है, तो अब दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हो जाता है, कुछ दिन चलता है और फिर इससे संबंधित जो है वो विवाद पैदा हो जाता है, यानी कि डिस्प्यूट रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब सूट जो है दाखिल होता है इसलिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी अगर विवाद होगा वो आर्बिट्रेशन माध्यम से सॉल्व होगा, यानी आर्बिट्रेशन क्लॉज जहाँ पर होता है वहाँ पर कोर्ट एंटरटेन नहीं करती है, लेकिन आर्बिट्रल अवार्ड के लिए हम कोर्ट में पहले एप्लीकेशन मूव करते हैं तो वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती है और फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर को सॉल्व किया जाता है। जो अवार्ड, क्योंकि अवार्ड जो है दोनों के बीच में आएगा और वो अवार्ड अगर दोनों सहमत हैं तो फिर न्यायालय इसमें मुहर लगा देती है कि हाँ ठीक है, डिस्प्यूट हैज बीन रिजॉल्व्ड। ठीक, यानी डायरेक्टली ऐसे मामले में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती, खासकर जहाँ पर आर्बिट्रेशन क्लॉज जुड़ा हुआ है। ठीक, इसमें भी यही हुआ। तो अब जो है एप्लीकेशन मूव किया गया आर्बिट्रल अवार्ड के लिए, तो कहाँ फाइल होता है, दिल्ली में फाइल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि मानी बात है कि इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रहा है काम रुकने से वो तो प्रोटेक्टर हो रहा है, लेकिन पैसे के मामले में उसको परेशानी हो रही है, परेशानी दोनों को हो रही है। लेकिन इस मामले में क्या हुआ है कि जो सूट फाइल किया गया वो दिल्ली फाइल किया गया है, किस लिए, आर्बिट्रेशन अवार्ड के लिए। तो जब ये दिल्ली में फाइल किया गया तो ऑब्जेक्शन रेज किया गया कि भाई दिल्ली जो कोर्ट है उनके पास ऐसा कोई क्षेत्राधिकार नहीं है कि ऐसे मामले को रिजॉल्व कर सके या आर्बिट्रेशन के लिए वो अपॉइंट कर सके किसी आर्बिट्रेटर को। क्यों? क्योंकि जो संविदा लगी है, जो संविदा लोगों के बीच में हुई है वो रिहंड में हुई है, संविदा का पालन रिहंड में होना है, सारा पेमेंट रिहंड में हो रहा है, तो हाउ द दिल्ली कोर्ट विल एंटरटेन दिस मैटर।
ठीक है फ्रेंड। तो ये सवाल आया। फिर सेक्शन 20 का डिफेंस लिया गया सिविल प्रोसीजर कोड का। वो आपको बता दें कि कॉन्ट्रैक्चुअल सूट जो होती है, सूट डायरेक्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, वो सिर्फ 3 जगह पे लाइव होता है। पहला, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट बना है, ठीक है, जैसे कि रिहांड में। दूसरा, जहां कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस हुआ है या उसकी ब्रीच हुई है, यानी संविदा का उल्लंघन हुआ है या संविदा का पालन हुआ है उस जगह पे, वो भी देखा जाए तो रिहांड में हो रहा है। और तीसरा, जो संविदा के पालन संबंधित जो धन है उसका पेमेंट कहाँ पर हो रहा है, तो वो भी इस मामले में रिहांड में ही हो रहा है। और 3 ही जगह ग्राउंड है जहाँ पर कोई भी संविदा से संबंधित कोई विवाद आता है तो वो 3 जगह फाइल होता है। पहला, जहाँ पर संविदा का पालन हुआ या उसका उल्लंघन हुआ। दूसरा, जहाँ संविदा हो, जहाँ पर दोनों करार की। और तीसरा, जहाँ संविदा का पालन संबंधित कोई धन का लेन देन हुआ है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, या एक्सप्रेसली हो या इम्प्लाइडली हो। जहाँ परफॉर्मेंस होता है वहीं पर पेमेंट होता है, ठीक है। तो 3 जगह देखा जाए तो ये सूट इंटरटेनेबल होता है। तो ऐसे मामले में जो हमारे प्रश्न का माध्यम है, सेक्शन 20 के वर्जन को देखा जाए तो ये फाइनली जो कंक्लूजन ड्रॉ होता है वो ये होता है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज या आर्बिट्रेशन क्लॉज होने की वजह से आर्बिट्रल अवार्ड की जो एप्लीकेशन है, सूट फाइल की जाएगी, वो दिल्ली में फाइल नहीं की जाएगी बल्कि रिहांड उत्तर प्रदेश में फाइल की जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर बना, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस या ब्रीच यहीं पर हुआ, और परफॉर्मेंस रिलेटेड जो मनी है वो भी लेन देन यहीं पर रिहांड में हुआ है। इसलिए प्रेजेंट प्रॉब्लम में जो कॉन्ट्रैक्चुअल सूट होगा वो रिहांड में फाइल होगा, न कि दिल्ली। ठीक है फ्रेंड, तो आज का टॉपिक यही है शॉर्ट में, यानी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन यानी क्षेत्र से संबंधित न्यायालय का क्षेत्राधिकार। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले वीडियो पे हम नए प्रश्न, उसके उत्तर, उससे संबंधित प्रावधान और केसों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे